कि एक स्नोवा वार्नो नाम की कोई लेखिका आपके चेतना में आती है, आपसे मिलती है, आपसे बात करती है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्या है ये रहस्य? सुनने में आया कि अब आप फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कोई चंपक का लेखक आज फिल्मी दुनिया के बीच में सफर कर रहा है। पहले तो ये बता दूं, मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ना पैसा कमाने के लिए और ना ही कुछ लिखने के लिए, ना ही फिल्म बनाने के लिए। वार्दो की कहानी क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं दिखाना, देखना चाहते हैं। मैं मदद कर रहा हूँ और इस पर विस्तार से यहाँ कहना मुश्किल है। हाँ, आप थियोसॉफी का साहित्य पढ़ेंगे, उसमें मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। न्यूज़ प्लस की ये कोशिश रहती है कि समय समय पर कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहे जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है, उस वास्तविक जिंदगी से, एक भागदौड़ की जिंदगी से, कमर्शियल लाइफ से, उन सब चीज़ों से कुछ अलग किया हो। हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहें और इसी कोशिश में आज हम जा रहे हैं जाने माने लेखक सैनी आशीष जी से मिलने और साथ में ललिता जी भी हैं और बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, उनके जीवन के रहस्य कि आखिर कैसे वो दे गगन के सात समुंदर और स्नोवा वार्नो की कहानियां, वार्दो, इस तरह की बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां उन्होंने क्यों लिखी, कैसे लिखी, क्या उसके पीछे का रहस्य है। चेतना पर वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं कि हर इंसान को चेतना पर समझना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी तो हमारे मरने के बाद ही शुरू होती है। जी, हम जा रहे हैं कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर दूर मनाली की तरफ और हमें सूचना मिली है कि बहुत ही जाने माने लेखक, साहित्यकार, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखते हैं कहानियाँ और जल्द उनकी फिल्म वार्दो आने वाली है और लेखक हैं सैनी आशीष। यहाँ तक कि उनको ढूंढना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, पर हमने पूरी कोशिश की है, किसी न किसी माध्यम से संपर्क किया उनसे और हम ढूंढेंगे आज सैनी आशीष जी को। जी नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं मनाली के सोलंग नाला और ढूंढने आए हैं हम एक रहस्यमय लेखक सैनी आशीष जी को। अभी हम लगातार चल रहे हैं, हमारी गाड़ी जाम में फंस गई है और इसलिए हमने गाड़ी को साइड कर लिया है और आगे का रास्ता अब हम पैदल ही तय करेंगे। देखते हैं कि कहाँ मिलते हैं और कोशिश जारी रहेगी। जी, हम जा रहे हैं मनाली के उन जंगलों में। सुनने में आया है कि रहस्यमय, जाने माने रहस्यमय चेतना लेखक जिन्हें हम कहते हैं, पहले मैं शुरू में उनको रहस्यमय लेखक कहता था, पर अब उन्हें चेतना लेखक कहना शुरू कर दिया है। तो ढूंढने जा रहे हैं हम। अभी सोलंग नाला से कुछ दूर निकल गए हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, संभावना नहीं है कि कहाँ मिलेंगे। उन्होंने हल्का सा हमें एक लोकेशन दिया था कि वहाँ पे मिलूंगा मैं, तो फ़ोन उनका बंद है, पर हम कोशिश जारी रखेंगे कि कहीं ना कहीं से उनको ढूंढ निकालेंगे। नमस्कार, न्यूज़ प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं कुछ रहस्यमय दुनिया में एक रहस्यमय व्यक्ति को ढूंढने और जैसा कि हमने पहले भी कई बार आपके साथ डिस्कस किया, जाने माने प्रसिद्ध चेतना लेखक, रहस्य से जुड़े हुए लेखक, जिनको ढूंढने के लिए मुझे पहली बार लगभग 10 वर्ष का समय लगा और अभी भी लगभग पिछले 5-6 वर्षों से ढूंढते हुए आज मैं मनाली की उन पहाड़ियों के बीच में पहुंचा हूं। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। आशीष जी का फ़ोन अक्सर बंद रहता है, इसके बावजूद हम मिल पाए हैं आज एक रहस्यमय लेखक से। इनकी दुनिया बहुत अलग रही है, जहां पूरा संसार चलता है, आशीष की दुनिया वहां से अलग चलती है। कभी भीड़ भाड़ में नहीं रहते हैं, कभी ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, कभी किसी सम्मेलन वगैरह में ज़्यादा भाग नहीं लेते।
हमारे लिए स्पेशल समय निकाला, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, चैनल की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, क्योंकि हम लोगों से आपका मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जानना चाहूंगा मैं कुछ शुरुआत जहाँ मैंने बचपन में चंपक में कहानियां पढ़ी, लगता था कि कोई होगा लेखक लिखता होगा। जो एक नया क्रांति आई लेखक के अंदर, वो आई स्नोबा बार्नो से, कि एक स्नोबा बार्नो नाम की कोई लेखिका आपके चेतना में आती है, आपसे मिलती है, आपसे बात करती है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्या है ये रहस्य? हाँ, थोड़ा झूठ से तो बहुत पार है, थोड़ा सा सच से भी पार का जगत है। क्योंकि समाज के सच और झूठ किस तरह के होते हैं सब जानते हैं। कब क्या बोलना है कि वो सच लगे, कब क्या कहना है कि वो झूठ ना लगे, या झूठ ही लगे या सच ही लगे। समाज में, व्यवसायों में, संघर्ष की दुनिया में, रोज़गारों की दुनिया में करना पड़ता है लोगों को। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं सीधे वही कहता हूँ जो मेरा अनुभूत है, जो मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव है, मेरी ज़िंदगी है, उस पर लिखता हूँ और उस पर बोलता हूँ। तो लोग कहते हैं कि ये उस तरह का साहित्य तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं चेतनाकार हूँ। लिखना तो सबको आता है, लेखक तो हर आदमी होता है, लेकिन चेतनाकारिता कला भी नहीं है, ये उससे भी पार का जगत है। कलाकार तो हमारे जैसे लोगों के कहे या जिए हुए को पेंट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हम या तो सीधे बोलते हैं और सुनने वाले ना हों, तो हम लिखते हैं और बहुत थोड़े से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और बहुत ज़्यादा पाठक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा श्रोता मिलने वाले ना हो जाएं। इससे हमें सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ये बातें बहुत कम लोगों के साथ कही और समझी जा सकती हैं जिस जगत में मैं रहता हूँ। चंपक में आपने कहानियाँ पढ़ी थी, तो वो भी वैसी ही दुनिया थी कि संपादक पूछता था कि आप 7-7, 8-8, 10-10 कहानियाँ जब हम आपसे मांगते हैं अगले विशेषांकों के लिए, तो आप एक ही दिन में कैसे भेज देते हैं, जबकि आपको हमने पहले विशेषांक तो बताया नहीं था। तो ऐसा बचपन से है। घर के लोग जो मेरे साथ रहे हैं वो कहते हैं कि रसोई में मैं काम कर रहा हूँ तो बीच बीच में मैं लिखने लग जाता था। क्या होता था, पेन और बगल में किसी मोटे जैसे पैड पर कागज़ रखा होता था, 3 पेज लिखे हाथ से जैसे ऐसे और कहानी हो गई। खाना पकाते पकाते, कपड़े धोते धोते सबसे ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। बर्तन बातें कर रहे हैं, कप भर कई कहानियाँ हैं। बाथरूम का तौलिया जो है वो परेशान है कि साबुन कह रहा है कि मुझसे सब नहाते हैं, तुमसे सब पूछते हैं, हमें तो नहाते नहीं हैं। इस तरह की, या जूते से जो 10 चंपक के लिए और 2500 कहानियाँ मैंने लिखी थोड़े से समय में। थोड़े सा समय का मतलब ये नहीं कि 4 दिन में, नहीं, इसमें लोटपोट के लिए लिखता था, पराग के लिए, नंदन के लिए, बाल भारती के लिए, नन्हे तारे के लिए, और हिमप्रस्थ भी छापता था उन दिनों, गिरिराज तो छापता ही था। शायद ही कोई पत्र पत्रिका होगी बड़ी भी, ट्रिब्यून मिला के, भास्कर मिला के, अमर उजाला मिला के, जिन्होंने कभी मेरी बाल कथाएं ना छापी हूँ। लेकिन उन्हीं दिनों मैं बड़ी कहानियाँ भी लिख रहा था, लेकिन मेरे नाम क्योंकि 8 थे और मैं जानबूझ के अपने नाम छुपाता था, किसी को नहीं बताता था। स्नोबा बार्नो जब आती है तो कोई नहीं मान सकता था कि वैसी कहानियाँ मैं बहुत लिख चुका हूँ अलग अलग नामों से। लेकिन स्नोबा बार्नो जब आती हैं तो एक और गहरी दुनिया में प्रवेश होता है। वो है चेतना की दुनिया। हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं, हमारे सांस कहाँ से चलते हैं, कहाँ से लौटते हैं। या शिव और पार्वती का जो संवाद है, विज्ञान भैरव तंत्र में जो देवी पूछती है, हे शिव आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये नित्य परिवर्तित होता हुआ रहस्यमय ब्रह्मांड क्या है, इसी पर ही पूरा विज्ञान भैरव तंत्र पूरा हो जाता है, इसी पहले सवाल पर ही। और इसी में ही 112 विधियाँ शिव देवी से कहते हैं, पार्वती से, वो आज भी चल रही हैं वो विधियाँ। बुद्ध ने भी उनका इस्तेमाल किया, ओशो तक उनका इस्तेमाल हुआ उन विधियों का। हाँ, ओशो ने उसको आज के माइंड के हिसाब से, हमारे हिसाब से, दुनिया के हिसाब से रचा, और जाने से पहले उनको पता था कि इंटरनेट आने वाला है, फिर कोई सुनेगा नहीं आपकी बात, इसलिए कुछ बातें करके जाओ, काम कर, वो काम मैंने किया। चंपक से सफर शुरू हुआ, नंदन की कहानियां, गिरिराज की कहानियां, उसके बाद समाचार पत्र आए, अमर उजाला जो नए दौर के पत्र आए, और उसके बाद अब सुनने में आया कि अब आप फिल्म बना रहे हैं।
तो मुझे लगता नहीं कि कोई चंपक का लेखक आज फिल्मी दुनिया के बीच में सफर कर रहा है। क्योंकि जो चंपक के लेखक तब के दौर थे तो वो हमने उसके बाद आज लग नहीं रहा है कि वो आज के दौर में भी लिखते रहे। आप लिखते रहे लगातार और अब फिल्म बना रहे हैं। क्या है बारदो की कहानी, क्या क्या हो रहा है उसमें? तो पहले तो ये बता दूं, मैं कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ना पैसा कमाने के लिए और ना ही कुछ लिखने के लिए, ना ही फिल्म बनाने के लिए। लोग जब जब कहते हैं कि किताब भेज दो, मैं भेजता हूँ, वो छाप देते हैं। लोग कहते हैं आपकी फलां चीज़ पे फिल्म बनानी थी, तो मैंने हाँ करते करते कितने साल लगा लिए, सबको पता है। देव कन्या से भी पहले मुंबई के जो लोगों ने, उनकी अपनी शर्तें थी, देव कन्या की नहीं थी। देव कन्या का बालक था छोटा, दूसरा जो था थोड़ा कमज़ोर भी था, तो मैंने उनको कह दिया था कि अब ये छोड़ो, अभी बच्चों की तरफ ध्यान दो। और अर्नोट की फिल्म बनवाई थी हमने, लाल होता हुआ दरख्त। मेरे ही घर पे स्टाफ ठहरा था, जितने भी कलाकार थे। काइस में रहता था मैं उन दिनों, कुल्लू में ही। इस तरह से अपने आप होती है चीज़ें, अपने आप घटनाएं घटती हैं। मुझे नहीं पता ये कौन करवाता है, लेकिन इस वक्त मेरा यही विषय है कि क्या हर व्यक्ति किसी चेतना का माध्यम है? तो इतना काम मैंने कर लिया है, समझ लिया है कि हाँ, आप, ये, मैं, श्रोता सारे माध्यम हैं। और इस बात को हमें बहुत गहराई से, सच्चाई से जानना चाहिए कि हम किसका सिखाया हुआ बोल रहे हैं, किसका लिखवाया हुआ लिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को दूर रख के भूल गए हैं और दूसरों का दिया वही कर रहे हैं। तो हम अच्छे या बुरे या मिले जुले माध्यम बने हुए हैं और बने हुए हैं। तो मैं भी माध्यम हूँ, मैं चेतनाओं का माध्यम हूँ। मैं शुरू होता हूँ शिव से, स्वयंभू, जिन्होंने अपनी रचना स्वयं की थी। पार्वती से, पार्वती का इंग्लिश में अर्थ होता है स्नोवा बॉर्नो, हिम जाई, बर्फ में जन्मी, स्नोवा बॉर्नो। डिग्री है ये, थियोसॉफी की जो विद्या है, जिसका कोई गुरु नहीं है, कोई आदि कोई अंत नहीं है, उसमें अशेष और स्नोवा बॉर्नो दो डिग्रियां हैं। और इस पर विस्तार से यहाँ कहना मुश्किल है। हाँ, आप थियोसॉफी का साहित्य पढ़ेंगे, उसमें मिल जाएगा। जैसे आपको शिव का पहला नाम मिलेगा ओशो, ओ ये शो, ओशो, और ओशो जो है उसी का ही शॉर्टकट है। बारदो की कहानी क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं दिखाना, देखना चाहते हैं। मैं मदद कर रहा हूँ। अब लोग 2-3 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हो गए हैं शुरू में ही, और मुझे बुलाया था। अभी 6-7 महीने उनके साथ ही था मैं। मेरे हवाई जहाज़ के टिकट बने रहते हैं, और अभी वहाँ गर्मी हो गई तो मैं भाग के आ गया। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा, जब फिल्म बने चाहे नहीं बने। तो मेरा तो ऐसा रहता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, हम वहाँ आ जाएंगे। तो मैंने कहा जो वहाँ शूट हो सकता है नर्मदा के किनारे, क्योंकि पहली फिल्म भी इन्होंने जो बना रहे हैं, शिरीष नाम है उनका। तो टीम है एक बनी हुई मध्य प्रदेश के लोगों की, गाडरवारा के हैं शिरीष, ओशो के आसपास की। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमने बनानी है और आप चुप रहना। मैंने कहा भाई मुझ पर इतना खर्च कर रहे हो तो आगे पता नहीं क्या क्या करोगे, मैं तो बीच में से भाग जाऊंगा कि आपका इतना खर्च क्यों कराओ। तो उन्होंने मुझे बांध लिया एक तरह से। एक तो मुझे आश्वस्त कर दिया कि जैसे आप चाहेंगे वैसे ही होगा। मुंबई के फिल्म निर्माता ने वहाँ मेरे लिए बंगला लिया था, यहाँ आ जाओ, यहीं करेंगे, फिर चलेंगे मनाली, थोड़ी बहुत शूटिंग वहाँ कर लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि अब कोई और बात करते हैं। तो मुझे तो शुरू से अंत तक स्नोवा बॉर्नो की रची हुई चीज़ें हिमालय में ही कहीं और रची या फिल्माई जा सकती हैं। तो आपने जो पूछा उसको एक बार फिर पूछिए, फिर मैं थोड़ा सा 2 लाइनें उस पर कहूँ। मेरा कहना तो यही था कि बारदो की जो कहानी है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है, क्या उसका आधार क्या है? क्या वो भी एक रहस्य ही रहेगा अभी? नहीं, वो रहस्य नहीं है। मुझे तो मिला हुआ है बुजुर्गों से। तिब्बत के बुजुर्ग जो हैं हमारे, जिनको आज हम थियोसॉफी कहते हैं, वो कौन थे? कूट हुमी, जिनको हम KH कहते हैं। मेरे नाम के आगे भी KH आता है। मेरा पूरा नाम है क्षेमचंद्र सैनी अशेष। तो अब अशेष रह गया है, लेकिन मेरे नाम के भीतर क्षेम शब्द आता है। बुद्ध की जो पहली निजी सचिव थी उसका नाम था खेमा, तो मुझे लोग खेम कहते हैं फिल्म में भी। और मेरी जो किताब आ रही है अभी, ओशो कृष्णा, यानी जय कृष्ण मूर्ति और ओशो के साथ रही हुई स्त्रियाँ, जिनके बिना ओशो और कृष्ण मूर्ति ज़ीरो रह जाते। तो बुद्ध के साथ भी थी ऐसी स्त्रियाँ। अभी जो किताब आ रही है उसमें ये आ रहा है। आपके सवाल के जवाब में फिर मैं कह दूं कि फिल्म का विषय है, एक लड़का मर रहा है, सुंदर है, लंबा चौड़ा है, वीटी है, आंसमुख है,
हाजिर जवाब है, सारा उसने नेट पर इन्हीं लाइब्रेरियों में भी छान मारा है जीवन और मृत्यु को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कुछ दिन में मरने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जिएगा। तो उसकी माँ हॉलीवुड में एक्ट्रेस है, उसको पता लगता है किसी दीप्ति का, जो हीरोइन है हिंदी फिल्मों में, वो वहाँ रहती है न्यूयॉर्क में, उसकी माँ भी जो कि गुजर गई अभी भी। तो फिल्म में ऐसा है, शुरू में फिल्म में, सॉरी कहानी में, फिल्म में थोड़ा सा हमें बदलना है क्योंकि हमें परिवेश लेना है। हिमालय की लड़की होगी, नायक भी हिमालयन होगा या जानता हो, यानी भारतीय हो, हिमालयन थोड़ा हो, या हम उसको वैसा जो कर ले। अभी तो खोजबीन चल रही है कलाकारों की, अभी वही शूट हो रहा है जो उसमें जुड़ना है, नदियों के दृश्य, झरनों के और हिमालय के। तो वो लड़का मर जाएगा तो वो इंटरनेट पे ढूंढता है, तो उसको स्नोवा बॉर्नो दिखाई देती है और पता चलता है कि इसको किसी ने नहीं देखा, और ऐसी ऐसी ये चीज़ें रचती है और रचने के पार चली जाती है और गुप्त हो जाती है, गायब, उड़न छू। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो पहुंच जाता है, और पहुंचता है वो फ़ोटो के ज़रिए। फ़ोटो भी किसी ने, पेंटर ने बनाया होता है, वो पहचान लेता है कि यही है, और फिर लोगों से पता करता है तो कुछ बूढ़ियाँ बूढ़े लोग, भेड़ बकरियाँ चराने वाले, घोड़े के साथ लोग, वो कहते हैं इस तरफ ज़्यादा जाती है, और वो पहुंच जाता है अपनी माँ के साथ, क्योंकि उसकी माँ को ज़्यादा डर है कि बच जाए तो अच्छा है, या मृत्यु को समझ ले और हंसी। अब माँ ऐसा तो कह नहीं देगी मर ही जाएगा, डॉक्टरों ने कह दिया है लंबी जांच के बाद, माँ तो कह नहीं सकती ऐसी। माँ के मन में भी यही है कि इसकी मृत्यु हो तो शांत और सब कुछ जानने के बाद हो, क्योंकि मरना तो सबको है और आना भी सबको है। अगर आए हैं तो जाना भी है, और जाते हैं तो आना भी है। इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है तर्क वितर्क। पेड़ पौधे बता रहे हैं, झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बन रहे हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, इसी अखंड ब्रह्मांड या अनंत ब्रह्मांड का हम भी हिस्सा हैं। तो वो समझ जाता है। स्नोवा के साथ साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, कुछ बातें होती हैं बारदों पर। तिब्बती गुरु मरते हुए आदमी के साथ, या जिसको पता है कि ये मर ही जाएगा या मरने वाला है, या कल मरा था या कुछ दिन हो गए, इसकी चेतना अभी आसपास होगी, तो चेतना का आह्वान करके उस आदमी को शांत कर दिया जाता है, निश्चिंत, पूरा मस्त। और उसको लगता है अरे कहाँ फंस गया था मैं पृथ्वी ग्रह पे, और आया था कहीं से, फिर उसको ध्यान आने लगता है। इसको पुनर्जन्म नहीं कहना चाहिए। अच्छा। ये सतत रूपांतरण है हमारा, जैसे प्रकृति का होता है, हमारा क्यों नहीं होगा? पंछियों का होता है, केंचुओं का होता है, चिंटी का होता है, देवदार का होता है, तो हमारा क्यों नहीं होगा? हम भी तो उसी में हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम एक चिंटी से भी गए गुजरे हैं, हमारे भी रूपांतरण होते हैं। बल्कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ भी है जिसका इस्तेमाल करें तो हम इसी जीवन में सारी यात्राओं को देख लेंगे, आने वाली यात्राओं को। ये बारदो कहानी में तो समझाया गया है कि किस तल पर आकर आप जो हो गया उसको, जो हो रहा है उसको, और जो होगा उसको एक फिल्म के पर्दे पे देख सकते हैं। हूबहू जो होगा वो भी वहाँ त्रिकाल एक हो जाता है, जिसको शिव कहते हैं, कि कहीं कोई खंड नहीं है कि ये गुजर गया, ये हो रहा है, ये आएगा ना। शिव का एक नाम त्रिकाल भी है, उसमें सब कुछ है, उसको देखा जा सकता है एक तल पर आकर। और ये सारे अंधविश्वास जो है, कहीं कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई पुनर्जन्म, ये सब अंधविश्वास है। और लोगों ने पुनर्जन्म के नाम पे बकवास शुरू कर रखी है, वो भी पुनर्जन्म नहीं है। ईश्वर के नाम पर बहुत कूड़ा, अयोध्या तक, यानी शिव से लेकर अयोध्या तक कूड़ा कचरा फैला दिया है, जबकि शिव को अभी समझा जाना है। और राम कितना सुंदर शब्द है, और उसका क्या बना दिया उन्होंने खुद, आपके शब्दों में फ्री राम। हाँ, मैं फ्री राम कहता हूँ, फ्री है ना आप, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनको अक्ल आनी चाहिए। अरे राम जब चाहेंगे तब आएगी ना, असली राम जो रमा हुआ है, अखंड अनंत है, हम में, सब में। मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति के रोम रोम से उसको उगाया जा सकता है। पेड़ पौधों में तो हम 5-5 किस्म के उगा ही लेते हैं, सेब गुलाब के, या रेड रॉयल के, या ग्रीन, या विंटर, क्या नहीं होता? तो हमारे अंदर भी होता है। लेकिन क्या हमने उस सेब के पेड़ की तरह हवा में झूमने का, नाचने का जीवन में कोई अवसर रखा है? उस प्रकृति में क्या हम खड़े हैं? नहीं है, इसलिए हम भूल गए हैं। एवरीथिंग इज देयर, जस्ट इट इज टू अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। और वो लड़का जान जाता है, लेकिन बीच में क्या क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो बहुत भयंकर है। यानी फिल्म देखते हुए लोग सहम जाएंगे, इतना कह सकता हूँ। और धीरे धीरे अगले दृश्य में लगेगा अरे हम ऐसे डर गए थे, फिर लगेगा अरे ये बड़ा भय आ गया,
ऐसे चलता है। वो लड़का बचता है या वही उसके मरने के गम में बीमार होने लगती है, उनमें प्रेम हो जाता है। क्योंकि 5-6 महीने हम उम्र लड़के लड़की का जंगलों में घूमना, जगह जगह आग जलाना, खुलकर बातें करना और अनुभवों से गुजरने के लिए सिर्फ तन और मन का नहीं, रूहों का भी इस्तेमाल, रूहों का आह्वान, और वो एक हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर हो जाते हैं वो दोनों। लेकिन वो बीमार हो जाती है, वो कैसे बचती है, कि वो मर जाती है, वो बच जाता है, या दोनों मर जाते हैं, ये फिल्म का अंत अभी किसी ने सोचा ही नहीं है, मैंने भी नहीं सोचा है। क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, किसी को कोई अंत पसंद आ रहा है। जैसे मेरा एक उपन्यास आया था मौसम, कोलकाता साहित्य क्या है वो परिषद की मैगजीन वागर्थ में मेरा उपन्यास आया था कुछ किस्तों में। उसमें अंत में मैंने दोनों को मार दिया था, लेकिन फ़ोन आया कि ये जुल्म कर दिया आपने, इतने अच्छे लोगों को मार दिया। इतने सालों के बाद एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते थे इकट्ठे हुए, थक गए हैं, हाँफ गए हैं। इसका मतलब है कि इनको मार ही दो कि वहीं इनकी जान निकल जाए, लिपटे और मर गए। कि चलो अब चलते हैं, नहीं नहीं चलते हैं का मतलब कि चलो अब हिमालय की तरफ निकले, अब जान आ गई है। तो उन्होंने इस तरह से फिर अंत इसका बदला। मतलब भयंकर वाला अंत होगा आपकी बारदो कहानी का। भयंकर क्या, सुखद होगा, खूबसूरत और खतरनाक अंत होगा। ये मैं कैमरा मैन से कह रहा हूँ। कैमरा मिस कैमरा लेडी कैमरा मैन चलता है ना ज़्यादा, वैसे क्या बोलते हैं? कैमरा मैन, कैमरा पर्सन। हाँ, कैमरा पर्सन इज हिमालयन स्नोवा। बर्फ में जन्मी लड़की ही इस वक्त ये रिकॉर्ड कर रही है वीडियो को या फिल्म को। पूछो, बहुत लंबा ना हो जाए। कहानियां चलती रही आपके जीवन के साथ, रहस्य जुड़ता रहे, और मेरी बड़ी उत्सुकता रही बचपन से, जब से हम चंपक में पढ़ते थे, कि कैसे लिख पाता है एक इंसान इतनी कहानियां, कैसे सोच पाता होगा। और ये सोच शायद चेतना थी, और वही आपका विषय था, चेतना। होती क्या है ये चेतना? आम आदमी के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। चेतना सबको मालूम है। कब से? जैसे ये बच्चा घुटनों पर चलने लगता है, रेंगने लगता है, कुरना, हम बोलते हैं कुरना, सरकना, घुटनों पर सरकने लगता है, उस वक्त बच्चे को पता चल जाता है चेतना क्या है। क्योंकि माँ कहती है, जरा सा आगे बढ़ता है, बेटा ध्यान से, इसको चेतना कहते हैं, चेत जाना। होती है कोई दुनिया मरने के बाद? वही होती है, ये तो नकली है तो हाँ, ये तो फिल्म स्टारों ने दी हुई है, गायकों ने दी हुई है, फेसबुक पर देख लो, दूसरों का ही गा रहे हैं, दूसरों को ही दिखा रहे हैं। घटना हो गई कुछ, ये सलमान खान के साथ ही हो गया है। ये महेश भट्ट की लड़की है, कोई क्या नाम है उसका, पूजा भट्ट। हाँ, उससे भी छोटी है एक। आलिया भट्ट। हाँ, इनको सबको जानता हूँ, सब आती थी ओशो के यहाँ, पूना में दौड़ती थी। महेश भट्ट भी थे क्योंकि वहाँ तो आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। ये गालिब ने कहा है कि ये ऊपर से आता है, जो मेरा काम है, आते हैं गैब से, शून्य से, ये मज़ामी ख्याल में, ये मजमून, ये विषय ऊपर वाला हमें देता है, उतरता है हम पे, तब गीता बनती है, कुरान बनती है, तब खलील जिब्रान शुरू करते हैं लिखना, तब कोई जय कृष्णमूर्ति कहता है कि मैं आ गए हैं, भीतर आ गए हैं, मैत्रेय बुद्ध की चेतना आ गई है, अब जो वो चाहे करें। हालांकि एन टाइम पर जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। बल्कि कुल्लू में भी रहे हो, जो मुझसे पूछ रहे हैं, शायद इनके ही किसी रिश्तेदार के यहाँ भी उनका आना जाना रहा। जब तक थे वो कृष्णमूर्ति, जब निकले थे वो, जेब में पैसा नहीं था, कैसे जिए होंगे पता नहीं। बाद में ले गए थे उनको उठा के, चलो छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलो, जो अवेयरनेस है, चेतना, इसको लेके। तो ये होता है। आपने बड़ा वक्त गुजारा, हमने जहाँ तक सुना पढ़ा कि सैनी आशीष ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने ओशो और जय कृष्णमूर्ति को पढ़ा नहीं, बल्कि उनको जिया, उनके साथ वक्त गुजारा। भीड़ भाड़ वाला वक्त नहीं कि उनकी सभाओं में चले गए और वहाँ बैठ करके तालियां बजाई या उनकी तरह नाचते रहे, अलग से मिलते थे। क्या वहीं से प्रेरणा शुरू हुई? नहीं, मुझे तो अचानक ही मिलते थे। सच कह दूं कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। मनाली में भी जब वो बोल रहे थे तो उनके कुछ शब्द कान में गए थे कि जैसे भी तुम हो, आई एक्सेप्ट यू, तुम जैसे भी हो मुझे स्वीकार हो, अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो हम बैठ गए और सुबह वो घूमते थे, मैं पीछे पीछे दौड़ता था। हमें अकल तो थी नहीं, पहाड़ी थे तो गूंगे थे। अब तो मैं बक बक बहुत करता हूँ, लिखने में भी और बोलने में भी। हाँ, 300 दिन मैं चुप रहता हूँ, 365 दिन में 65 दिन ही मिलता हूँ लोगों से। उन 65 दिन में ये भी आज का दिन है, इन्होंने ढूंढ ही लिया।
क्योंकि मैं अभी ओल्ड मनाली तक ही पहुंचा था मंडी से चल के। तो मेरे दिन अब अज्ञातवास के लुप्त होने के जैसे थे। कोई बात नहीं, मुझे नहीं था पता क्या होगा, तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, बढ़िया है। तो जो सवाल है कि क्या वहीं से प्रेरणा शुरू हुई? नहीं, पहला सवाल था कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है, होशो हवास क्या चीज़ है। तो पहले तो मैंने वो कहा कि जैसे माँ को बच्चे को बोलती है कि बेटा ध्यान से, और बच्चा चौकस होता है और नहीं कहना मानता तो आगे जाके खुद ही वापस आ जाता है, क्या गर्मी हो, आगे चूल्हा हो, गिरने का डर हो। आदमी का विकास ऐसे हुआ। तो ये बेसिक अवेयरनेस है। आगे जाके ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, सौर मंडलों की है, एंडलेसनेस की है। जिस तरह से ब्रह्मांड कभी भी अपनी सीमा नहीं छूने देगा, ना शुरुआत, ऐसे ही मेरे जीवन, मेरे जन्मांतर कभी नहीं बताएंगे कि यहाँ से मैं शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ। ये कोई खेल नहीं है सिनेमा हॉल का या किसी उपन्यास को पढ़ने जैसा। ये अनंतता है जिसके बीच में हम हैं। पेड़ खड़े हुए हैं हमारे चारों तरफ तपस्वियों की तरह, ये भी मिट जाएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये अरबों खरबों साल भी हो सकता है इनका अस्तित्व रहे, हमारा भी हो सकता है। लेकिन ये भी तो सच है कि एक दिन ये ब्रह्मांड जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये भी नहीं होगा। कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि अब ब्रह्मांड नहीं रहा। जब ब्रह्मांड नहीं रहा तो कौन कहेगा, कौन दर्ज करेगा इस घटना को? वो होती है असली स्थिति। जब मैं नहीं रहता तब मैं होता हूँ। ये बातें नहीं होती, ब्रह्मांड नहीं होता, चांद तारे सूरज गैलेक्सीज कुछ भी नहीं होता। तब मैं होता हूँ अपने विशुद्ध नग्न रूप में, और उसकी शिनाख्त नहीं की जा सकती। अनुभूत भी पृथ्वी पर ही किया जा सकता है। उस बहाने सब आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, आपको पता ही है, बड़े बड़े आते हैं अपना पता करने, अपनी खबर करने। दुनिया को देख के, लाइब्रेरी छान के उनको याद आती है, अरे हम तो बुद्ध पुरुष थे भाई, कहाँ पैदा होके भूल गए थे। और बड़ी तेज़ी से बचपन से ही हो, जैसे ओशो ने किया, रजनीश ने, बहुत बिगड़े हुए थे बचपन से ही, किसी की नहीं मानते थे। अध्यापक पढ़ा रहा है तो उसमें 10 गलतियाँ निकाल देंगे पहले ही पन्ने पर, तो उनको भगा देते थे, भागो यहाँ से, दोनों बेइज्जती करते हो। सच बोलते हो लेकिन क्लास में नहीं बोलनी चाहिए। बच्चों के सामने बेइज्जती होती है। जैसे वधू शब्द है, वधू शब्द का अर्थ होता है दूसरी पत्नी, लेकिन क्या किसी को पता है? नहीं है ना पता, नहीं है पता। कन्यादान का अर्थ अपनी लड़की किसी के हवाले करना नहीं होता। कन्यादान का अर्थ हुआ कि एक ऋषि है, उसके आश्रम में, उसके गुरुकुल में, वनों में कोई लड़की बड़ी होते होते कभी उसके वचन सुन रही है, कभी ऋषियों के बालक आए हैं और बैठे हैं, और वो इतनी विकसित हो गई कि अब उसके लिए कोई ढूंढा जा रहा है कि इस लड़की के तल का कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो अकेली ठीक है। अगर लड़की ने किसी को वर लिया तो वो लड़की हुई कन्या, और उसका हो गया दान, समर्पण अपने प्रति। उसने अपने आप को कहा कि अब समर्पित हो जा। समर्पण का अर्थ ये है अपने सम को अर्पण करना। किसको? अपने आप को। मैंने समझा तभी तो हुआ ना। किताब के ऊपर पहले पन्ने पर हम लिखते हैं समर्पण। समर्पण का अर्थ ये नहीं हुआ कि किसी को हम कर रहे हैं या फिर वो हमारे तल का हो, बिल्कुल अभिन्न हो, तब उसका नाम लिख सकते हैं। बहुत गहरी गहरी बातें हैं, कुछ पल्ले पड़ रही है, कुछ हमारे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। जानना चाहूंगा, अगला एक और रहस्य खोलने जा रहे हैं आप। जय कृष्णा मूर्ति। जय कृष्ण। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये है ऐश। अपने आप को जानने से बड़ा ऐश्वर्य नहीं है। अब इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।